बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब लोग उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग का सिलेबस है वो 8 चैप्टर तक पहुँच गया था। हमने फर्स्ट 8 चैप्टर जो है वो पढ़ लिए हैं। टोटल जो हमारे चैप्टर थे वो थे 11। हमने 9th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जो रिलेटेड था प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड। सो आज हम इसी को आगे कैरी करेंगे, लेकिन मैंने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा। मैं इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि चूँकि अब काफ़ी टाइम दरम्यान में स्पेंड हो चुका है तो आप लोग चीज़ें भूल चुके होंगे, तो एटलीस्ट इस चैप्टर को हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो टॉपिक है जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो है प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। हमारे पास बेसिकली टोटल अभी 10 क्लासेज हैं। 10 क्लासेज में हमने कंप्लीट करने हैं 3 चैप्टर्स, जिसमें एक ये है, इसके अलावा हमारे पास 2 लास्ट चैप्टर हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि 3 क्लासेज में एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए, और तकरीबन इसकी स्ट्रेंथ भी इतनी है कि आराम से 3 जो है 3 लेक्चर्स में एक चैप्टर आराम से कंप्लीट हो सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी जब आपको याद हमने डिस्कस किया था। हम इस चैप्टर में बेसिकली जो हम एसेट्स खरीदते हैं, जिसमें आपके पास फिक्स एसेट्स होते हैं, जिसको हम टेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं। फिक्स एसेट्स के आगे 2 टाइप्स होती हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, टाइल्स है, ये वाइट बोर्ड है, इसी तरह ये बिल्डिंग है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लैंड है, इसी तरह और भी कई एसेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। और दूसरे जो हमारे पास एसेट होते हैं वो होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती हैं फिक्स एसेट्स। तो जितने भी एसेट्स यूज़ हो रहे होते हैं, ये इस्तेमाल होने के साथ साथ इनकी वैल्यू में कमी आ रही होती है। तो हमने बात की, हमारे पास 2 तरह के एसेट्स होंगे। नंबर 1 टेंजिबल और नंबर 2 इंटेंजिबल। अब जो टेंजिबल एसेट्स हैं, इनकी भी वैल्यू इस्तेमाल होने के साथ साथ कम होगी, और जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं इनकी भी वैल्यू इस्तेमाल होने के साथ साथ जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे वो कम होते चले जाएंगे एसेट्स। जब ये इस्तेमाल होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस में, जब ये कन्वर्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जबकि इंटेंजिबल एसेट जब हमारे कम होते हैं, यूज़ होते हैं, जब हम इनको यूज़ कर लेते हैं तो इनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, तो बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। एक और तरह के हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि जो कि ज़मीन से हम नॉर्मली जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ऑयल, जैसे कि गैस वगैरह, इसी तरह और भी बड़े से जो है मिनरल्स हैं जो हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। उनकी वैल्यू में भी जैसे जैसे हम उनको इस्तेमाल करते जाते हैं उनकी वैल्यू में भी कमी आती है, लेकिन उसकी वैल्यू को कभी को बोलते हैं डिप्लीशन। लेकिन हमारे चैप्टर में जैसे उसकी डेफिनेशन है, लेकिन उसके उससे रिलेटेड ना न्यूमेरिकल है ना फर्दर जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो सिर्फ हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम उसके बारे में हमें नो होनी चाहिए। हमारा तीसरा एसेट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, और उनकी वैल्यू में जो डिक्रीज आता है इस्तेमाल होने के साथ साथ उसको हम डिप्लीशन कहते हैं। तो एक तरफ हमारे पास डेप्रिसिएशन, दूसरी तरफ हमारे पास अमोर्टाइजेशन। जो फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट होते हैं उनको, उनकी एसेट में जो रिड्यूस होता है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और इसी तरह जो हमारे पास इंटेंजिबल एसेट होते हैं उनकी वैल्यू में जो रिड्यूस होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। टेंजिबल एसेट्स में हमारे पास बहुत सी टाइप आती हैं, जैसे कि लैंड, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि फर्नीचर एंड सो। इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स में भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आती है, जैसे कि गुडविल है, जैसे कि पेटेंट राइट है, जैसे कि कॉपीराइट है एंड सो ऑन। ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स की। अच्छा, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें इनको रिड्यूस क्यों करना है, क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे पास जब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि 2 तरह के
के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये दो तरह के हमारे पास एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या डिफरेंस है दोनों में? लास्ट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, हमने जब आइका में पढ़ा तो पूरा चैप्टर था कि हमारे पास एक टाइप एंट्रीज आती थी, ट्रांजैक्शन आती थी, हम डिफाइन करते थे कि इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रीजन भी लिखते थे। आइका पार्ट 1 में हमने किया, बीकॉम में भी शायद ये हो, लेकिन नॉर्मली कम इस पर फोकस किया जाता है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंपॉर्टेंट कैसे है कि ये जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, ये जाने होते हैं बैलेंस शीट में। आपके एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये जो है कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर। जबकि रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्होंने जाना होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली फर्क क्या होता है, जो ऐसे एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल रूटीन में ना हो, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए हो, ऐसे बेनिफिट्स, ऐसे एसेट्स जिनको हम मोर देन 1 ईयर के लिए यूज करें, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका हम रूटीन वाइज जो एक्सपेंस करते हैं या जिनका बेनिफिट हमारे लिए लेस देन 1 ईयर होता है, जो हम जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट जाता है बैलेंस शीट में, और जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनका इम्पैक्ट जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए अगर हम इन दोनों में सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो हमारा कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे, या कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल में आ जाएंगे। उसका नुकसान ये होगा कि ना हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक बनेगा और ना हमारी बैलेंस शीट ठीक बनेगी। तो हम कभी भी फाइनल अकाउंट को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, अपनी बैलेंस शीट को कभी भी इक्वल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप ये प्लांट है या लैंड है, ये बिल्डिंग है, जब आप ये खरीदते हैं ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, लेकिन जब, और इसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर के होगा, लॉन्ग ईयर के लिए होगा, और ये बैलेंस शीट में आता है, इसलिए ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जब आप 1 साल गुजरा, आपने लैंड इस्तेमाल कर लिया, आपने बिल्डिंग इस्तेमाल कर लिया, आपने और भी कई चीज़ें इस्तेमाल की हैं, फर्नीचर इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन ये है, ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता एसेट्स की वैल्यू में कमी आना ड्यू टू इट्स यूज, उसके इस्तेमाल होने की वजह से, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमने इस्तेमाल कर लिया कितने साल में, 1 साल के अंदर, उससे हमने 1 साल का जो फायदा था वो ले लिया है। तो जो डेप्रिसिएशन बेसिकली होगा वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंस है वो कहाँ पे जाना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट में या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो बिल्डिंग, जो फर्नीचर है, उसका जो पार्ट कैपिटलाइज बनता है उसको बैलेंस शीट में ले जाए, और जो कैपिटलाइज नहीं अब रहा, जो हमने इस्तेमाल कर लिया है, वो रेवेन्यू में जाए, ताकि हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक बने। अगर हम ये सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो कभी भी हम ये जो है सही तरीके से अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल क्या है, डेप्रिसिएशन क्यों लेनी है, मकसद क्या है, इसके पीछे की बातें हमें समझ में आ गई। अब हमने ये देखना है कि हम इस डेप्रिसिएशन को चार्ज कैसे करेंगे। क्या हमारे पास तरीका है इसको चार्ज करने का? हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते होंगे। तो अभी हम ये सारी चीज़ों को इग्नोर करने के बाद हम सिर्फ बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन जो है उसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने पुरानी क्लासेस में एक मेथड पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते थे, जिसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इसके बाद एक और मेथड हम यूज किया करते थे जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, जिसका हम एक और नाम लेते थे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये बेसिकली नाम होते थे। इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते थे।
तो ये हम नॉर्मली नाम यूज़ करते हैं। इसको रिड्यूसिंग की बजाय अब हम लिख रहे हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस। तो ये बेसिकली इसके सब नाम होते थे, यू नेम होते थे जो हम यूज करते थे। तो ये दो मेथड तो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दोनों में फर्क क्या होता था? स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते थे, जो एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट होती थी हमेशा उस पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते थे, पहली दफ़ा जो एसेट्स खरीदते थे उसकी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन, फिर जो रिड्यूस होकर जो बैलेंस आता था उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। तो ये होता था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये दोनों वे होते थे। अब हमारे पास इस चीज़ को हमने एक्सटेंड करना है। हमें आपको पता है पिछले 8 चैप्टर पढ़े, 8 चैप्टर जो भी पढ़े थे उसमें कुछ पार्ट आइकम और बीकम से रिलेटेड होता था और बाकी जो पार्ट होता था वो हमारा रिलेटेड होता था जो अब एमकॉम की वजह से अब आप जो है इम्प्रूवमेंट उस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो चीज़ पढ़ते थे। तो ये दो चीज़ें तो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। अब इससे आगे हमने क्या एक्सटेंड किया है, इसकी आगे डिफरेंट मेथड हैं जिसको हम बोलते हैं 150% डिक्लाइनिंग मेथड। जिसको हम पढ़ते हैं 200% डिक्लाइनिंग मेथड। इसके अलावा हमारे पास होता है आउटपुट मेथड। यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड। तो ये हमारे पास 5 तरह के मेथड होते हैं जो कि हम अब यूज़ करेंगे। हम स्ट्रेट लाइन से भी इसको सॉल्व करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस से भी करेंगे, 150% डिक्लाइनिंग से भी करेंगे, 200% डिक्लाइनिंग से भी करेंगे और इसी तरह यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड से भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये 5 मेथड हैं। पहले तो आप यहाँ तक 2 क्लासेस में आइकम और बीकम में पढ़ चुके हैं ये दोनों मेथड, जबकि आखिरी जो 3 मेथड हैं वो हमारे लिए नए होंगे। हमें इसमें सीखना होगा कि हम इनको कैसे कर सकते हैं। तो उसी तरह हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ। ये सारे मेथड आपने अपने ज़हन में रख लेने हैं। ऐसा हम जो है एक एक इसमें से मेथड पकड़ेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे, उसमें हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ। स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ हमने अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हमारे पास फॉर्मेट होता था कि हम डेट, डिटेल, अमाउंट के कॉलम एक साइड पे बनाते थे डेबिट साइड पे, फिर हम बनाते थे डेट, डिटेल और अमाउंट का दूसरी साइड पे। वो हमारे पास एक सेट पैटर्न होता था करने का। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो तरीका है हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम ईयर्स लिखेंगे, उसके बाद कंप्यूटेशन, तो यहाँ पे हम कंप्यूट करेंगे उसकी डेप्रिसिएशन। तीसरे कॉलम में हम उसका जब हम कंप्यूट कर लेंगे तो हमारे पास जो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा वो लिखेंगे। चौथे कॉलम में हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो एक्यूमुलेट हो जाएगी एक साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल और चौथे साल जो हमारी इकट्ठी होकर डेप्रिसिएशन आती जाएगी उसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और एंड पे हम लिखेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है कि जो जितने से एसेट्स हमारी किताबों में, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नज़र आ रहा है उस वैल्यू ऑफ उस एसेट्स की वो वैल्यू बुक वैल्यू कहलाएगी। लेट्स से पहले दिन वो एसेट आपने 1 लाख से खरीदा तो उस दिन उसकी बुक वैल्यू 1 लाख है। उसके बाद वो 10,000 का आपने इस्तेमाल कर लिया, यूज़ हो गया, अगले साल जाके उसकी बुक वैल्यू 90,000 है। फिर आपने कोई 9,000 यूज़ कर लिया, अगले साल जाकर उसकी बुक वैल्यू 81,000 रहेगी। यानी जो वैल्यू रिड्यूस होकर अब आपका एग्जैक्ट एसेट जिस वैल्यू से आपकी बुक में लिखा हुआ है दैट वैल्यू इज कॉल्ड बुक वैल्यू।
तो इस तरह हम 5 कॉलम बनाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो करने का तरीका है आपके पास। अब यहाँ पे ऊपर फॉर्मेट में लिखेंगे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये आपने इस तरह फॉर्मेट बनाया है। उसके बाद आपके पास लेट से एक क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा तो काफ़ी टाइम स्पेंड होगा। जब भी आप ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपने बुक का एक क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 393 पे एक इलस्ट्रेशन लिखी हुई है, वो आपने अपने पास रख लेना है, उसको पढ़ते जाना है और ये क्वेश्चन आपने समझते जाना है। जब भी आप ये वीडियो आप देख रहे होंगे, अब जो मैं बात बताने लगा हूँ इससे ऑनवर्ड आपके पास बुक ओपन होनी चाहिए। बुक का पेज नंबर 393 ओपन होगा, आप इस क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास इलस्ट्रेशन क्या है? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन जो हम सॉल्व करते हैं डेप्रिसिएशन का वे, इसका फार्मूला मैंने आपको क्लास में भी लिखवाया था और हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। इसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कुछ ये फार्मूला। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं इसको, ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। एक एसेट जो है वो एस्टिमेटेडली कितने साल आपकी कंपनी में चलेगा, 5 साल 10 साल, तो यहाँ पे आप 10 ईयर्स लिखेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट जितने का आपने खरीदा है। स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब 10 साल गुजरेंगे तो इस स्क्रैप में हमारा कितने का सेल हो सकता है, तो मतलब वो वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर स्क्रैप वैल्यू ना मेंशन हो तो हम ये 0 यूज करते हैं। जी, हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये दी हुई है कि आपके पास एक एसेट है जो कि आपने 17,000 का खरीदा है। एक प्लांट लगा लें, एक फर्नीचर लगा लें, आपने 17,000 का वो प्लांट खरीदा है और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 ईयर्स है। एस्टिमेटेड लाइफ उसने कहा 5 ईयर है और वो 17,000 का खरीदा गया है, जबकि उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो 2,000 है। यानी जब वो 5 साल बाद हमारे पूरे हो जाएंगे तो हमें पता है कि जब इसको स्क्रैप में सेल करेंगे तो हमें 2,000 रुपये मिल सकते हैं। तो उसकी स्क्रैप वैल्यू 2,000 है और आपको कहता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आप उसकी बुक वैल्यू यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसकी बुक वैल्यू इस टाइम जिस दिन आपने खरीदा है उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 17,000। उसकी बुक वैल्यू है 17,000, जबकि एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर। इसका मतलब है आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की भी, चौथे साल की भी, 5वें साल की भी। 5 सालों की आपने उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी है। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? पहला वे हमारे पास ये है, अगर हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 17,000 उसकी कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू 2,000 है, एस्टिमेट लाइफ उसने 5 साल होगा। इसका मतलब है 15,000 डिवाइड बाय 5। इसका मतलब है हमारे पास जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है हर साल इसमें डेप्रिसिएशन जो होगी वो 3,000 रुपये होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड का मकसद ही ये है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से बात होता है कि हर दफ़ा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लेनी है। स्ट्रेट लाइन से बात होता है कि हर दफ़ा डेप्रिसिएशन एक जैसी रहेगी। जैसे कि अभी 3,000 आ गया, आप देखेंगे हर दफ़ा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो 3,000 ही होगा, ना इससे ऊपर होगा या ना इससे नीचे होगा। इसीलिए इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। एक और वे है इसको कैलकुलेट करने का, वो है परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना चाहें इससे, मैं इसका देखूँ तो सही, ये इसका डेप्रिसिएशन का रेट क्या बनता है, 10% डेप्रिसिएट हो रहा है, 20% हो रहा है, कितने परसेंट होगा? इसका तरीका क्या होता है, 1 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 5, ये कितना बनेगा 20%। तो इसका मतलब है हर दफ़ा हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 20% ये डेप्रिसिएट होगा अगर आप इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना चाहें। लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कभी भी स्ट्रेट लाइन में इम्प्लीमेंट नहीं होगा।
ये डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई होगा। अगर मैं इसको मुझे कहा जाता है कि स्ट्रेट लाइन को आप कन्वर्ट कर दें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो उसमें ये फार्मूला नहीं लग सकता कभी भी, और फिर हम उसमें हम परसेंटेज दी होती है या आपको फाइंड करनी पड़ती है। तो इसका मतलब अगर ना दी जाए तो हमें पता हो कि हमने वहाँ पे कितने परसेंट उसको रिड्यूस करना है, 20% रिड्यूस करना है। तो इस तरह हम इसकी जो है डेप्रिसिएशन वैल्यू भी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे अगले क्वेश्चन में यूज़ होगी, इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगी। अब फर्स्ट ईयर हमारे पास पहला साल कंप्लीट हो गया। अब हम फर्स्ट ईयर के एंड पे क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर पे एंड पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे आपको ये तरीका पता है, ये फार्मूला आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 15,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई 5, 17,000, उसकी ओरिजिनल वैल्यू 17,000, तो हमारे पास आंसर आएगा 3,000। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बना 3,000। क्या इससे पहले कोई डेप्रिसिएशन है? नहीं, जीरो डेप्रिसिएशन थी। जीरो में ये 3,000 जमा कर लें तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 3,000। क्या अब बुक वैल्यू 17,000 रह गई है? नहीं, बुक वैल्यू रिड्यूस हो गई है। 17 में से 3 का आपने इस्तेमाल कर लिया, रिमेनिंग बुक वैल्यू जो है वो 14,000 है। तो इस तरह आपने पूरे 5 सालों का कंप्लीट करना है। इसी तरह वो कहता है सेकेंड ईयर एंड हो गया, सेम। जब स्ट्रेट लाइन मेथड हो कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होती, सब चीज़ें सेम रहेंगी। फिर हमारा पास आंसर निकलेगा 3,000। हमारी डेप्रिसिएशन 3,000 बनी, लेकिन अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 और 3 टोटल मिला के ये 6,000 हो गई। और पहले हमारे पास 17 था, फिर 14 रह गया, 3 और कम हो गया, रिमेनिंग हमारे पास एसेट रह गया 11। इसी तरह आप थर्ड ईयर को कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू divided by estimated life, answer is equal to 3,000. So depreciation is equal to 3,000, but accumulated depreciation is 6,000 plus 3,000 is equal to 9,000, and book value 11,000 minus 3,000, then remaining value should be 8,000. तो इस तरह हम 3 सालों का हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमें कहता है जी 5 सालों तक आपने कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास फोर्थ ईयर आ जाएगा। सेम 17,000 minus 2,000 divided by 5 is equal to 3,000. इसी तरह यहाँ पे 3,000, 9 और 3 प्लस करेंगे तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 हो गई। 8 में से 3 और निकाल देंगे तो रिमेनिंग वैल्यू 5,000 हो जाएगी। इसी तरह लास्ट ईयर यानी फिफ्थ ईयर हम कैलकुलेट करेंगे। 17,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3,000। और सेम यहाँ पे डेप्रिसिएशन 3,000 आई। 12 में से 3 और प्लस कर लिया तो 15 हो गया। 5 में से 3 निकाल दिया तो हमारे पास 2,000 वैल्यू है। तो आप देख लें, जब 5 साल बाद हमारा एसेट बिकने लगेगा, खत्म हो जाएगा, हमारे लिए स्क्रैप हो जाएगा, फिर भी वो 2,000 का सेल हो सकता है। और आपका जो डेप्रिसिएशन टोटल एक्सपेंस बना है 3, 6, 9, 12, 15, आपका टोटल एक्सपेंस 15,000 बना, और ये बिल्कुल इसके एक्यूमुलेट बराबर होगा, क्योंकि जितना एक्यूमुलेट होना है तो मैंने भी जमा ही किया ना, और ये एक्यूमुलेशन का मतलब जमा कर डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं ना ईयर बाई ईयर। और इसके अलावा आपके पास जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, ना उसमें कमी हुई है ना उसमें इजाफा हुआ, इसलिए इस मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। तो पहले मेथड से आपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास अगर यही क्वेश्चन हो, सेम टू सेम क्वेश्चन हो, लेकिन हमें एक चेंज कह देता है। चेंज क्या कहता है? हमें कहता है क्वेश्चन में, जब हम प्रीवियस क्लासेस पढ़ी जाती थी तो हमें डेट देता था कि आपने ये एसेट जो खरीदा है ये 1 जनवरी को नहीं खरीदा, आपने ये एसेट 1 जुलाई को खरीदा है। अब जब 1 जुलाई को खरीदेंगे, क्या फिर भी आपको पूरी डेप्रिसिएशन पे करनी पड़ेगी? आप पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल की होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वो एसेट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सिर्फ 6 माह यूज़ किया है, इसलिए आपको डेप्रिसिएशन भी 6 माह की पड़नी चाहिए। तो आप क्या करते थे? इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए 6/12 भी करते थे साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेट समटाइम मेंशन होती है, समटाइम वो खुद कह देता है हाफ ईयर कन्वेंशन। यूज करता है हाफ ईयर कन्वेंशन। इससे हमें पता चल जाएगा हाफ ईयर कन्वेंशन से मुराद ये है कि जो आपने पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो पूरे साल की नहीं करनी। आपने एसेट यकम जनवरी को नहीं खरीदा, आपने एसेट यकम जुलाई को खरीदा है। इसका और इस्तेमाल उसने 5 साल ही होना है। इसका मतलब है पहले साल वो 6 माह इस्तेमाल होगा, दूसरा साल पूरा, तीसरा भी पूरा, चौथा भी पूरा, 5वां भी पूरा। लेकिन यहाँ पे 5वां जब पूरा होगा तो 1, 2, 3, 4, 4.5 साल बने ना। इसका मतलब 6 माह की जगह तो आपको एक छठे ईयर की भी कैलकुलेशन साथ करनी पड़ेगी, अगले हाफ ईयर की।
तो यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी वो 6 मंथ की होगी। तो हम उसको अब कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे होगा। इसी क्वेश्चन को हम हाफ ईयर कन्वेंशन में कन्वर्ट कर देंगे। अब सिंपली क्या होगा, जब हाफ ईयर कन्वेंशन आएगी तो यहाँ पे पहले साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, आधे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो हमारे पास 3000 की बजाय यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है वो 1500 आ जाएगा। तो हमारा जो पहला क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो 3000 की बजाय 1500 होगी। इसी तरह हम अपने पूरे क्वेश्चन को जो है वो चेंज करेंगे। तो देखिए, सिर्फ फर्स्ट ईयर में हाफ ईयर कन्वेंशन किया, 1500 आ गया, आपकी डेप्रिसिएशन 1500 आ गई, 17000 में से 1500 माइनस कर देंगे तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा 15500। अब आपके पास ये रिमेनिंग बैलेंस आ गया। अब अगला साल तो पूरा साल यूज हुआ है, वो तो 3000 ही रहेगा। 3000 में 1500 जमा कर देंगे तो ये हमारे पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4500 आ जाएगी। अब 15000 में से 3000 माइनस कर दें तो रिमेनिंग 12500 आ जाएगी। फिर अगले साल 3000 वैसे ही, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे होगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर हाफ ईयर कन्वेंशन होगा और लास्ट ईयर पे आके हम देखेंगे उसका हमें क्या है। 3000 फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन मिलेगी, इसमें 3000 प्लस करेंगे, 15 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 9500। इसी तरह अगले साल में 3000 जमा करेंगे, ये 10500 हो जाएगा। इसमें से 3000 माइनस करेंगे तो ये 6500। 3000 फिर इसमें प्लस करेंगे, ये 13500। इसमें से माइनस करेंगे तो ये 3500। अब हमारे पास 5 साल तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने 5 साल तो यहाँ पे पूरे कर लिए हैं, लेकिन एक्चुअली एसेट्स को भी 5 साल पूरे नहीं हुए। एसेट को हुए हाफ 1 2 3 4, 1 2 3 4 साल ये हाफ, ये 4.5 साल हुए। इसलिए हमें अगले साल का भी हाफ ईयर जो है, हाफ ईयर कन्वेंशन ऐड करना पड़ेगा। सेम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, ये 3000 निकलेगा, लेकिन हाफ ईयर कन्वेंशन यहाँ पे आएगा 1500। तो ये 13000 और 1500 मिलके पूरा 15000 हो जाएगा। और इसमें से जब हम 1500 और माइनस करेंगे तो ये रिमेनिंग 2000 रहेगा। तो दोनों केसेस में हमारे पास, आप बेशक टोटल करके देख लीजिएगा, ये डेप्रिसिएशन उसी तरह 15000 ही बनेगी, इसी के इक्विवेलेंट होगी, और ये हमारे पास रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू 2000 की बचेगी। तो अगर हाफ ईयर कन्वेंशन आ जाए तो आपने इस तरह सॉल्व करना है। हाफ ईयर कन्वेंशन से बात क्या है कि आपने वो जो एसेट खरीदा है, जिस साल खरीदा है वो साल पूरा यूज नहीं हुआ, तो वो आधा साल की डेप्रिसिएशन होगी। अब उसकी वजह से नीचे क्या इफेक्ट आएगा, पहले यहाँ तक तो ठीक चलेगा, लेकिन आगे जो आपका 5 साल जब मुकम्मल हुए तब आपका 5 साल तो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन एसेट्स को भी इस्तेमाल करते हुए 5 साल मुकम्मल नहीं हुए, तो हम 6ठे साल का भी हाफ ईयर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पहले साल का हाफ ईयर यूज़ किया था। आई थिंक यहाँ तक जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, यानी डेप्रिसिएशन हमारे पास क्वेश्चन सेम है। कॉस्ट वैल्यू जो है वो 17,000 ही है, उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 ईयर्स ही है, और इसी तरह स्क्रैप वैल्यू उसकी 2000 ही है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डिक्लाइनिंग मेथड। डिक्लाइनिंग मेथड हम किस तरह यूज़ करेंगे। सिंपल फर्क क्या होगा कि अब आपको ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, आपको परसेंटेज दे दी जाएगी, या आपको कह दिया जाएगा कि आपके पास यही वैल्यू है, इससे आप परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लें। जब हमें कहेगा कि परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लें, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम खुद कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था, 1 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब है हमारे पास 20% इसको रिड्यूस करना है। कभी भी हम स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी भी मेथड में वो स्क्रैप वैल्यू वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम उसको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से कैलकुलेट करेंगे। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया वेल एंड गुड, अगर नहीं दी तो हमने क्या करना है, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है हर साल जो हमारी वैल्यू डेप्रिसिएट होगी वो 20% होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन सेम है, लेकिन करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है।
मेथड है वो है डिक्लाइनिंग मेथड। हो गया। अब हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो है 20%। अब जहाँ में भी यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन हमेशा लेंगे 20%। तो हमारे पास सबसे पहले है 17,000, हमारे पास जो उसकी बुक वैल्यू है उसी तरह है 17,000। अब जब पहले साल इसकी कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट ईयर, मैं हाफ ईयर कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा, हाफ ईयर जब भी कन्वेंशन कर रहा वो मैंने वे बता दिया है, फर्स्ट ईयर में हाफ और फिर लास्ट में जाके आपने हाफ ईयर कन्वेंशन कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाफ ईयर कन्वेंशन की कोई बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तो उसमें हम डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करेंगे 20%। तो 17,000 का जब हम 20% लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3400। ठीक हो गया। इसके लिए हमें कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी। 17,000 का जब हम 20% करेंगे तो हमारे पास 3400 आंसर आएगा। तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 3400 ही होगी। और 17,000 में से हमने 3400 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो बुक वैल्यू फर्स्ट ईयर एंड ईयर जो है लास्ट ईयर जो सेकंड नेक्स्ट ईयर स्टार्ट पे आएगी वो होगी 13,600। तो अभी हमारे पास ये बुक वैल्यू। पहले तो हम करते थे स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ, जो भी हमारे पास वैल्यू आती थी हम उसको एज इट इज जो है वो लिख देते थे, लेकिन और हम यहाँ एक जैसी जो है डेफिनेशन आती थी। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वो एसेट जो है वो 17,000 की बजाय 13,600 का रह गया। तो आप यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे वो 13,600 का 20%। कभी भी आप 17,000 क्योंकि डिक्लाइनिंग मेथड कहते हैं इसको है, जो वैल्यू डिक्लाइन होकर आएगी आपने उसका जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करनी है। जबकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में ऐसा नहीं था, उसमें होता था कि आप जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे चार्ज कर रहे थे। अब जब आप 13,600 का 20% करेंगे वो 2,720 रुपये जो है वो आंसर आएगा। अब हमारे पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 3400 पहले थी 3400, उसमें हमने 2,720 मजीद ऐड की तो हमारे पास जो है वो टोटल 6120 से हमारे पास टोटल जो है वो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। इसी तरह हमारे पास जो एसेट पहले 13,600 का बचा था उसमें से आपने 2,720 रुपये और माइनस कर दिए तो हमारे पास जो एसेट है रिमेनिंग वो 10,880 रुपये का है। अब जब थर्ड ईयर आएगा तो हम फिर इसका 10,880 का 20% जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब जब हम इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2176। हमारी जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बनेगी वो 2176 बनेगी। अगर हमारे पास पहले 6120 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी उसमें हमने 2176 और जमा कर दी तो ये 8296 हमारे पास जो है वो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन बचेगी। इसी तरह हमारे पास जो बुक वैल्यू जो कि 10,880 रुपये थी इसमें से आपने माइनस कर देना है 2176 तो हमारे पास आ जाएगा 8,704 रुपये। ये हमारे पास रिमेनिंग एसेट बचेगा जिसकी हम फोर्थ ईयर इस 8,704 पर फिर हम 20% कैलकुलेट करेंगे। 20% जब आपने इसका कैलकुलेट किया तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आ रहा था, मैं इसको राउंड करके लिख रहा हूँ 741, वैसे 40.8 आएगा लेकिन मैं 41 लिख रहा हूँ। उसके बाद आपके पास 8296 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी उसमें आपने ये भी जमा कर लेनी है 1741 तो आपके पास आएगा 10037 इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब आपकी बुक वैल्यू आप लिख रहे होंगे 8704 में से जब आप माइनस करेंगे 1741 मजीद तो आपके पास रिमेनिंग आंसर आ जाएगा 6963। इतने से आपका ये एसेट जो है वो रिमेनिंग आ जाएगा। तो इस तरह हम फिफ्थ ईयर हमारे पास आ जाएगा। फिफ्थ ईयर में आपको पता है आपके एसेट्स की वैल्यू आ जानी है 2000। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, फिफ्थ ईयर में कभी भी आप रेट चार्ज नहीं करेंगे। आपके पास जो भी बुक वैल्यू होगी जब आपका लास्ट ईयर आएगा तो आपने जो बुक वैल्यू है वो जस्ट माइनस करना है, बाकी सारा आपने इस्तेमाल करना है। तो वो आपके पास 2000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4963। ये स्क्रैप वैल्यू सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड में ये मेथड यूज नहीं होता, ये हमेशा डिक्लाइनिंग में जब आपका लास्ट ईयर आएगा जो भी बुक वैल्यू बचेगी उसमें आपको पता है आपकी स्क्रैप वैल्यू 2000 है, बाकी आपने सारे को एक्सपेंस कर देना। तो 6963 उसमें सब में आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, लेकिन लास्ट ईयर पे आपके पास जो बुक वैल्यू बची है उसमें से 2000 को माइनस करेंगे, बाकी रिमेनिंग सारी डेप्रिसिएशन होगी। तो
1963 ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई, और जब आपने इसको एक्यूमुलेट किया तो 10037 आपके पास पहले ही थी, 4963 आपके पास मजीद आ गई, तो ये टोटल 15,000 आ गई। तो जब आप इसको भी जमा करेंगे ये भी आपके पास 15,000 ही बनेगा। और यहाँ पे अब आपकी बुक वैल्यू क्या रह जाएगी, अब इसमें से आप ये माइनस करेंगे 4963 तो रिमेनिंग 2000 आपका आंसर आ जाएगा, उसका वैल्यू 2000 की। तो इस तरह हम डिक्लाइनिंग मेथड को यूज़ करते हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब जो ये डिक्लाइनिंग मेथड मैंने आपको करवाया है, सेम इसी तरह 150% डिक्लाइनिंग मेथड भी आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। एक होता है 200% डिक्लाइनिंग मेथड, उसको हम डबल डिक्लाइनिंग मेथड भी कहते हैं। डबल यानी 100% का डबल क्या है 200%, तो हम 200% को डबल डिक्लाइनिंग मेथड भी कहते हैं। और इसी में हम 50% डिक्लाइनिंग को यूज़ कर सकते हैं, इसी में हम 30%। कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो जो 15% या 20% आएगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, आपका रेट ऑफ कैलकुलेशन है 20%। आपने इसको, आपके पास जो मेथड है वो लेट्स से पहले हम मेथड की बात कर लेते हैं, वो है 150% डिक्लाइनिंग मेथड, और आपके पास रेट ऑफ कैलकुलेशन आया हुआ है 20%। ये 100% वैल्यू है। अब आपने इसको 100% तक लेके जाना है, 150% तक लेके जाना है। ये 20 वैल्यू है, आपने इसको करना है 150%। ये 150% ही है ना, तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 150/100, 0 0 से कट जाएंगे, 15 2 बस 30, तो ये 30%। यानी अगर मैं आपको कहूँ कोई अमाउंट है, आपके पास 100% अमाउंट है, वो अमाउंट है 20, आप उसको 150% ले जाएं, यानी उसका आधा इंक्रीज कर दें, तो 20 का आधा क्या होता है 10, तो 20 में 10 इंक्रीज किया तो 30% बनेगा। तो 150% डिक्लाइनिंग मेथड से मुराद है जो आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अब है उसमें आधा और ऐड कर दें। तो आधा कैसे ऐड होगा, जितनी डेप्रिसिएशन का रेट आएगा उसका हाफ कैसे ऐड करेंगे, प्लस 150/100। और अगर ये हो गया 150% डिक्लाइनिंग हो गया, अगर आपके पास 200% डिक्लाइनिंग आ जाए या डबल डिक्लाइनिंग आ जाए, बात एक ही है, उस केस में हम क्या करेंगे, आपके पास 20% रेट आएगा, 200/100 करेंगे। यहाँ पे 150 किया तो यहाँ पे 200। आप इसको जब आप इस तरह काटेंगे तो 20 2 बार 40, आपके पास 40% जो है वो आंसर आ जाएगा। सिर्फ रेट ऑफ परसेंटेज चेंज होना है 150% डिक्लाइनिंग में भी और 200% डिक्लाइनिंग में भी, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। क्या सेम रहेंगी कि यहाँ पर 20% की बजाय 30% आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन की अमाउंट चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी 30%, यहाँ पर भी 30%, यहाँ पर भी 30%, और एंड पे आगे अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो वो लिख देंगे, वो माइनस करके आप कैलकुलेट करेंगे। एंड वाले ईयर पे आप डेप्रिसिएशन का रेट चार्ज नहीं करते, आप जस्ट स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर अभी हमने चार मेथड पढ़ लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, आपको डिक्लाइनिंग मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, आपको 150% डिक्लाइनिंग मेथड से भी मेथड सेम रहेगा, सेम एज इट इज, लेकिन 100% की बजाय ये कितना हो जाएगा 150%, उसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपने इसका कैलकुलेशन से चेंज कर देना। इसी तरह जो 200% जो या डबल डिक्लाइनिंग मेथड आ जाए तो मेथड चेंज नहीं होना क्वेश्चन करने का, सिर्फ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होना, जो कि पहले 20% थी, जो सिंपल आपका डिक्लाइनिंग मेथड था उसमें जो पहले थी वो 20%, 150 पे जाके वो हो गई 30% और 200 पे जाके वो होगी 40%। बस ये जो रेट हैं ये बस फ्लक्चुएट करेंगे तीनों मेथड्स में, लेकिन वो आपको तरीका निकालना आना चाहिए कि वो कैसे आपने कैलकुलेट करने हैं। अगर आपके पास सिर्फ एस्टिमेटेड लाइफ दे दी गई है, आपके पास सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट दे दी गई है, स्क्रैप वैल्यू दे दी गई है, अगर नहीं भी स्क्रैप वैल्यू दी तो उसको हम 0 ज़ूम कर लेते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। अगर ये भी दे दी गई है तो आप उससे सिंपल रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, डिक्लाइनिंग मेथड रेट। उसके बाद उससे आप 150% भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे आप 200% भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी आपको आती हैं तो आगे जो है वो मेथड सेम है, मेथड में कोई इशू नहीं होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे वो इम्प्लीमेंट शायद ना हो। नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जो स्ट्रेट लाइन मेथड से आंसर निकलता है यूज़ करती हैं डिक्लाइनिंग मेथड, प्रेफर करती हैं डिक्लाइनिंग को। दो बेसिकली पर्पसेस होते हैं।
एक पर्पस होता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा ज़ाहिर करना है कि आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसके लिए आपकी कोशिश होगी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थोड़े से थोड़ा लगाया जाए, क्योंकि जितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थोड़ा लगाएंगे उतना आपका नेट प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा, आपके जितने एक्सपेंस थोड़े होंगे उतनी आपकी इनकम ज़्यादा शो होगी। तो अगर आपका पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी शो करना, प्रॉफिट अच्छा शो करना, तो आप हमेशा डेप्रिसिएशन कम शो करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपका पर्पस ये है कि आप टैक्स में से छूट चाहते हैं, ज़्यादा टैक्स ना पड़े, तो जितनी आपकी इनकम लेवल बढ़ा होगा उतना आपका टैक्स ज़्यादा बढ़ेगा, तो आप कोशिश करेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज़्यादा शो करो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज़्यादा शो करेंगे तो आपका इनकम लेवल कम हो जाएगा, इनकम लेवल कम हो जाएगा तो रेट ऑफ टैक्स भी आप पे कम लगेगा। तो दो पर्पसेस होते हैं। जब आप नॉर्मली कंपनियां स्ट्रेट लाइन मेथड में और डिक्लाइनिंग मेथड में जो है उन्होंने फाइनलाइज करना होता है कि इनमें से कौन सा यूज़ करें। जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं उसमें तो आपकी 3,000 हर साल की डेप्रिसिएशन आई आपने देखा। लेकिन जब कंपनियां डिक्लाइनिंग मेथड में आती हैं वो कभी भी ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% चार्ज नहीं करेंगी, वो यूज़ करती हैं डबल डिक्लाइनिंग मेथड, क्योंकि आपके पास तीनों ऑप्शन आ जाते हैं, आप कौन सा मर्जी यूज़ करें। तो उसमें वो यूज़ करती है डबल डिक्लाइनिंग, यानी डेप्रिसिएशन रेट ज़्यादा हो, डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हो। जब डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होगी आपका एक्सपेंस ज़्यादा आएगा, आपका जो है वो प्रॉफिट कम शो होगा, और आप टैक्स पर्पसेस के लिए जो है आपका पर्पस टैक्स होगा। इसलिए जो कंपनियां, जिन कंपनी का मकसद, खासकर प्राइवेट कंपनीज जिनका मकसद ये होता है कि हमें टैक्स में रिलीफ मिल जाए, जो प्रॉफिट होना है वो हमारी जेब में जाना है, वो ज़्यादा हो या कम हमें दिखाने की क्या ज़रूरत है, हम जो है टैक्स में रिलीफ चाहते हैं तो वो डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं। और ऐसी कंपनियां जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिनको जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट दिखाना चाह रही होती है, उनका टैक्स से कोई लेन देन नहीं होता, और टैक्स क्योंकि गवर्नमेंट खुद टैक्स ले रही है इसलिए उनका टैक्स कंसर्न नहीं होता। उनका ये कंसर्न होता है कि हम अपनी गवर्नमेंट को ये बताएं कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उनका ज़्यादा फोकस प्रॉफिट की तरफ होता है। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करती है, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हें टैक्स से बचना होता है, वो डबल डिक्लाइनिंग मेथड को प्रेफर करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हो, कम से कम हमारा जो है प्रॉफिट शो हो, और हमें कम से कम टैक्स जो है वो अदा करना हो। हमारे पास लास्ट मेथड होता है यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। अभी हम ये क्लास यहाँ पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसमें यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड भी होगा, प्लस सम टाइम ऐसा होता है कि डिक्लाइनिंग मेथड से चल रहे हैं और कहीं पे जाके आपको कहता है वहाँ पे आप मेथड चेंज कर दें, आप स्ट्रेट लाइन में चला जाएं। ये चीज़ सीखेंगे। पहली चीज़ तो ये हम सीखेंगे कि एक मेथड से दूसरे मेथड में कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है। दूसरा हम ये सीखेंगे कि आउटपुट मेथड क्या होता है, उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो चीज़ें जब हमें आ गई तो उसके बाद हम जो है एंट्रीज पे जाएंगे कि जब आपने एसेट खरीदा तो क्या एंट्री होती है, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो क्या एंट्री होती है, जब एसेट को डिस्पोज ऑफ बेचने जाएं तो क्या एंट्रीज होती हैं। फिर हम वो एंट्रीज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर एंड पे मौजूद होते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1-2 क्वेश्चन, और बाकी तकरीबन टोटल 5 से 6 क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाऊंगा, और 5 से 6 आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जैसे कि हम क्लास में प्रैक्टिस किया करते थे, इसमें 2 तरह की एक्सरसाइज होती है, सेट ए एंड सेट बी, और क्वेश्चन सेट ए और बी के सिमिलर होते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट डिफरेंट होती है, करने का अंदाज सेम होता है। तो मैं आपको सेट ए के सारे क्वेश्चन करवा दिया करता था, आप सेट बी के करके आया करते थे। तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन सेट ए के हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, और सेट बी के जो है आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर जो है वो रिविजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका मेथड कैसे चेंज करते हैं ये भी चीज़ पढ़ेंगे। सेकंड हम आउटपुट मेथड कैसे यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे, एंट्रीज को कैसे डील किया जाता है वो पढ़ेंगे, और 1-2 हम न्यूमेरिकल सॉल्व। थैंक यू वेरी मच।